So, hello students, I'm Sumit Chetija, your physics faculty from Motion Foundation Division, and once again I am back with the fifth lecture of chapter Light. यहाँ तक हम चौथे लेक्चर तक ये सब चीज़ें सीख चुके थे कि स्फेरिकल मिरर्स रिफ्लेक्शन का पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था, मिरर्स का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया था। हमने कुछ रिफ्रैक्शन के बारे में लॉस सीखे थे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम जाती है तो लाइट कैसे बिहेव करती है, रेयरर टू डेंसर जाती है तो कैसे बिहेव करती है, और कुछ और भी लॉस देखे थे। इसके बाद हमने रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्लैब देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड नहीं, उन रिलेटेड चीज़ों को हमने कंप्लीट करा था। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर वो आएगा लेंस। लेंस जो हमने देखा था वो नॉर्मली होता मिरर ही है, उसी स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे वन या मोर देन वन सरफेसेस जो होंगे वो पॉलिश्ड हो सकते हैं, या दोनों के दोनों सरफेस कर्व्ड भी हो सकते हैं, या एक सरफेस प्लेन और सेकंड सरफेस कर्व्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे लेंसेज हमने मेनली स्फेरिकल शेप में पढ़ने हैं, तो इसे जान लेते हैं। A lens is a transparent medium bounded by two surfaces of which one or both surfaces are spherical. यहाँ पे हमको पता चलता है कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अप्रोक्सीमेटली ग्लास या ऐसी किसी चीज से बना होगा, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, एटलीस्ट दो सरफेसेस चाहिए हमको, आगे वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। एटलीस्ट एक सरफेस से स्फेरिकल होना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों स्फेरिकल नहीं हुए तो वो ऐसा कुछ हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा तो ग्लास स्लैब टाइप हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग होगा तो वहां पे तो और काम खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट बैक कर देगा उसी मीडियम में, तो ये रिफ्रैक्शन नहीं होकर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन के लिए हमें लेंसेज में दो सरफेसेस चाहिए, होपफुली उसमें से एक या दोनों ही हमारे कर्व्ड सरफेसेस हो सकते हैं। अब जो है वो मेनली जो लेंसेज हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो मेनली दो स्ट्रक्चर के होते हैं, या दो तरीके के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन जो आएगा ये आएगा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था हमने, याद है? मिरर कुछ ऐसा सही था, इंटरनल सरफेस हमने रफ सरफेस रखी थी, एक्सटर्नल सरफेस हमने स्मूथ सरफेस रखी थी। तो ऐसा ही अगर मैं एक और सरफेस यहां बना दूं और यहाँ पे इसको इंटरनल सरफेस को रफ बनाऊं और बाहर वाले को मैं स्मूथ बनाऊं, ये रफ बना दी, तो इसे कहेंगे कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स हो जाएगी। और कॉनकेव से तो हमारा फेवरेट रिश्ता है क्या? सी फॉर केव। ये सी फॉर केव इधर बन रहा है और सी फॉर केव इधर बन रहा है। इसी सरफेस, दोनों के दोनों सरफेसेस हैं, तो इनको बाय कॉनकेव और बाय कॉन्वेक्स भी कहते हैं। बाय कॉनकेव लेंस, और इसे कहते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब ये बाय क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दो है ना, ये देखो बीच में डिविडेशन या पार्टीशन लगी हुई है, एक ये मिरर का हिस्सा है और एक ये मिरर का हिस्सा है, दो चीजों को जोड़ के लेंस बनी हुई है। बाय दो, इसमें भी ऐसा ही है क्या? ये देखो पार्टीशन लगा हुआ है। या डबल कॉन्वेक्स या डबल कॉनकेव लेंसेज भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो आएगा कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इनके बारे में डेप्थ, ये काम कैसे करते हैं, इन डेप्थ रिव्यू भी तो जरूरी है, इन डेप्थ में पढ़ना भी तो जरूरी है। कॉन्वेक्स लेंस क्या कहता है? अ लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर, जो बीच में से तो मोटा है लेकिन थिनर एट द एंड्स, कॉर्नर से थोड़ा पतला है, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। ये थोड़ा सा अपना डिफरेंट हो गया। मिरर में कॉन्वेक्स जो मिरर था वो हमारा डाइवर्जिंग था, याद है? ऐसे करा था हमने, ये बनाया था, तो ये जब मेरी प्लेन आ रही थी तो ये ऊपर की तरफ उड़ जा रही थी और यहाँ फोकस पे मिलती हुई, अपीयर्स टू मीट एट फोकस, अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, ऐसा सा कुछ बन रहा था, डाइवर्जिंग था मिरर। लेकिन यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस उल्टा हो गया, ठीक है? बिकॉज इट कन्वर्जेस पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पॉइंट इट। अ डबल कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। अ डबल कॉन्वेक्स को कॉन्वेक्स लेंस कहा जाएगा। और भी तरीके के होते हैं, अगर मैं कहूँ मोर देन वन टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन तरीके के होने वाले हैं। फर्स्ट वन आएगा डबल कॉन्वेक्स, क्योंकि बीच में से मेरा पार्टीशन लगा हुआ था, दो कर्व्ड सरफेस को मैंने जोड़ा था। अगर मैं कहूँ एक प्लेन है और एक कर्व्ड है, तो इट इज नोन एज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? और अगर मैं कहूँ दोनों कर्व्ड है लेकिन दोनों डिफरेंटली कर्व्ड है, ये देखो,
ये तो कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, ये सी बना रहा है, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस ये डिफरेंट आ जाएगा। मेनली जो आपके पेपर में या आपकी बुक्स में यूटिलाइज होगा, जो इस साल काम आने वाला है 10th बोर्ड के अंदर, वो डबल कॉन्वेक्स और डबल कॉनकेव लेंस ही होने वाला है। पर आगे पढ़ाने का जरूरी, अगर पूछ ले तो अपने पास आंसर होना चाहिए। ऐसे ही कॉनकेव लेंस जस्ट अपोजिट हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस से। ऐसा क्योंकि वो बीच में से मोटा था, ये बीच में से पतला है, और ये कॉर्नर से मोटा है, वो कॉर्नर से पतला था। देख लेते हैं कैसा दिखता है। ये भी 3 तरीके के हैं, पढ़ते चलते हैं। बीच में से पतला है, थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द अप एंड डाउन पॉइंट्स, थिकर एट द एंड्स, इज नोन एज कॉनकेव। वहां पे कॉन्वेक्स जो लेंस था वो क्या था, कन्वर्जिंग, यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस है। पर अगर मिरर से कंपेयर करें सर, तो मिरर के अंदर तो ये तो कन्वर्ज कर रहा था, ऐसा आ रहा था, तो बीच में जा रहा था, रफ सरफेस ये हो रही थी। पर यहाँ पे जस्ट उल्टा है, मिरर से जस्ट अपोजिट केसेस है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, लेंस जस्ट अपोजिट वर्क करेगा हमारा मिरर से, बिकॉज इट डाइवर्जेस द पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। इसको डबल कॉनकेव लेंस को हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस अगर आपके बुक में कहीं पे भी लिखा हुआ है तो आप यही वाला लेंस यूज करेंगे, जो कि डबल कॉनकेव लेंस है। सेकेंड टाइप ऑफ लेंस जो कॉनकेव में आता है, अगर एक प्लेन हो जाता है, सेकेंड वन इज कर्व्ड, one surface is plane and second surface is curved, then it is known as plano concave lens. थर्ड सरफेस जो आएगा, इट इज कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, क्योंकि एक तो एक्सटर्नल सरफेस हमारा हो जाएगा, और ये वाला, ये तो कॉनकेव शेप में है ही सही, सी इंटरनल सरफेस है, जबकि यहाँ पे एक्सटर्नल सरफेस है, एक्सटर्नल सरफेस पॉलिश किया गया है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे इंटरनल सरफेस पॉलिश किया गया है। तो केव तो यही वाला सरफेस बना रहा है, और बाहर वाला कॉन्वेक्स हो जाएगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। 6 तरीके के लेंसेज पता चल गए हैं, डबल कॉनकेव, डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव और कॉनकेवो कॉन्वेक्स। मेनली जो काम आने वाले हैं वो यही 2 लेंसेज हैं, डबल कॉनकेव लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस, या कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, इनको नॉर्मली कहा जाएगा आपकी बुक्स में किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। आगे बढ़े तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे हमने मिरर में पढ़ी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, फोकल लेंथ, फोकस, और भी कुछ चीज़ें थी। तो इसके साथ भी बच्चों कुछ आने वाला है हमारे सामने, उस चीज़ को अपन देख लेते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आने वाली है उसे हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ये क्योंकि नया है, वहाँ पे जो मिरर का सेंटर पॉइंट था या रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट था, उसे हम पोल कहते थे। पोल क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट। रिवीजन भी होता जा रहा है, साथ साथ कुछ नया भी सीखते चल रहे हैं। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर क्या है, द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। अगर लेंस का सेंटर पॉइंट देखें, यहाँ पे भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, रिफ्लेक्टिंग एक अपर्चर है जिसे हम लेंस कह रहे हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ, इसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। दिखता कैसा है देख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस अभी भी वही रहने वाली है, प्रिंसिपल एक्सिस अभी भी वही है। ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, ये है कॉनकेव। तो इसका ऑप्टिकल सेंटर, अगर इसके सेंटर की बात करूं तो क्या इस सेंटर की बात कर रहा है, और अगर सेकंड केस में जाके देखें तो इस सेंटर की बात हो रही है बच्चों। तो यहाँ पे इसे ऑप्टिकल सेंटर कहा जाएगा, इसे ओ से रिप्रेजेंट करा जाता है, और यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइन आती है वो रिट्रेस बैक करती है खुद के पाथ को। यहाँ पे भी देखो सिमिलर है, वो रिट्रेस बैक करेगी खुद के पाथ को। ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइन आएगी वो अपने पाथ पे वापस चली जाएगी, ये चीज समझ में आनी चाहिए। द ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ द लेंस डायरेक्टली टू विच इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड विदाउट एनी डेविएशन इन द पाथ। ये वही वाला केस है क्या, कि अगर नॉर्मली किसी भी सरफेस पे हमारी आती है इंसिडेंट रे, तो हम उसे क्या करते हैं, वापस उसी रास्ते से वापस भेज देते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे आती है तो विदाउट डेविएशन वो चली जाती है, और विदाउट डेविएशन अगर सरफेस के आर पार जा रही है फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो तब भी उसे रिफ्रैक्शन कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि बेंडिंग ऑफ लाइट या डेविएशन ऑफ लाइट या चेंज ऑफ पाथ जरूरी है उसके अंदर। ऑप्टिकल सेंटर से जैसे आएगी वैसे की वैसे वापस जाएगी। नेक्स्ट जो आने वाला है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में हम जानते हैं
कि भाई जो स्फेरिकल मेरा मिरर था या स्फेरिकल जो इमेजिनरी स्फीयर था उसका सेंटर जिस पॉइंट पे मैंने कंपास लगा के और पूरा का पूरा सर्कल ड्रॉ किया था उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। पढ़ लेते हैं। ईच ऑफ द टू सरफेसेस, यहाँ दो सरफेस आ गए हैं स्फेरिकल लेंसेज बी, देखो लेंसेज एस यहाँ पे दिमाग में आना चाहिए, कुछ तो भी डिफरेंट है। कैन बी रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर द सेंटर्स, एक और एस यहाँ पे आ गया, एक सेंटर नहीं है, सेंटर्स है, मोर देन वन सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑफ द टू स्फीयर आर नोन एज सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। फिर देखो एस यहाँ यूटिलाइज हो रहा है, मतलब कुछ तो डिफरेंट है। और द टू सरफेसेस ऑफ द लेंस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, कैपिटल सी से करते हैं, उसमें टर्मिनोलॉजी में कोई डिफरेंस नहीं है। कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस, ये इमेजिनरी स्फीयर मेरे बन चुके हैं, ठीक है, ये एक इमेजिनरी स्फीयर है और सेकंड इमेजिनरी स्फीयर मेरा ये आ गया। अब इसके बीच में अगर मैं फिट करूं तो मेरा कॉन्वेक्स लेंस आ गया और यहाँ पे फिट किया जाए तो कॉनकेव लेंस आ गया। अब यहाँ पे क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात हो रही है या सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, क्योंकि दो स्फीयर्स यूज किए गए हैं, एक तो मेरा ये वाला स्फीयर फर्स्ट स्फीयर ये यूज किया गया है, सेकंड स्फीयर ये यूज किया गया है, तो दोनों के सेंटर होंगे ऑब्वियसली, कहीं पे तो कंपास फिक्स करके घुमाया गया होगा स्फीयर बनाने के लिए। ये देखो सेंटर 1 एंड सेंटर 2। सिमिलरली कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस के अंदर भी अपन चेक करेंगे तो सेंटर 1 एंड सेंटर 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, जिस भी पॉइंट पे स्फीयर इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। दो स्फीयर्स होने की वजह से यहाँ सेंटर्स ऑफ कर्वेचर हो जाते हैं। क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर अगर चलेंगे तो रेडियसेस ऑफ कर्वेचर या रेडियाई ऑफ कर्वेचर हो जाएंगे वो, क्योंकि मोर देन वन स्फीयर है हमारे पास तो मोर देन वन रेडियस भी होगा। यहाँ पे द रेडियाई इट इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर्स, दो इमेजिनरी स्फीयर्स फिर से याद दिला रहा है, ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट ऑफ कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंसेज। देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बन चुकी है, इमेजिनरी स्फीयर्स ले आए, उसके अंदर अपने लेंसेज भी फिट कर दिए हैं। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये सरफेस की दूरी ही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कही जाती थी कि सेंटर से सरफेस की दूरी, यहाँ पे भी सेंटर से सरफेस तक की दूरी, यहाँ पे भी अगर मेजर करा जाए तो ये सेंटर आ गया और ये सरफेस तक की दूरी आ गई मेरी पूरी की पूरी। यहाँ पे भी सेंटर से सरफेस तक की जो दूरी है इस दूरी को रेडियस कहा जाता है सर्कल के अंदर, और यहाँ पे हम इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद ये भी समझ में आ गया होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर दो हो गए हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दो हो गए हैं, क्या प्रिंसिपल एक्सिस भी दो हो जाएंगी? नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस एक ही रहने वाली है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर या ऑप्टिकल सेंटर इस केस में कहा जाए तो उसे जोड़ती है। पहले पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन को हम कहते थे प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि वो मिरर का केस था। अब जो केस आने वाला है हमारे सामने नया, उसके अंदर हम कहेंगे क्या कि ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर जोड़ दे, द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं उनको जोड़ दे तो भी हम उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, ठीक है। सिंगल स्फीयर और अगर ऑप्टिकल सेंटर की बात करी जाती, एक लेंस दिया गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर और हमने उस चीज को जोड़ दिया ऑप्टिकल सेंटर को, तो भी वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई करेंगे। यहाँ फोकसेस इसलिए बोल रहा हूँ कि फोकस भी मल्टीपल होने वाले हैं, तो फोकसेस, सेंटर्स और हमारे रेडियसेस ये जितने भी उस पर लाई करेंगे सारे के सारे प्रिंसिपल एक्सिस पे होंगे। रेडियस अलग अलग जगह लाई कर सकता है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर, ये तीनों चीजें जहां लाई करेंगे उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाएगा। और प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा एक ही रहेगी, चाहे वो मिरर का केस हो चाहे वो लेंस का केस हो। इट ऑल्सो पासिस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। देखो ये भी कहा गया है, अगर मैं यहाँ पे लेंस फिट कर दूं और यहाँ पे ये जो चीज है ऐसे ड्रॉ करके इस पॉइंट को यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर बना दूं या इस पॉइंट को यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर बना दूं, तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी तो पास हो रही है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड स्फीयर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट स्फीयर दोनों से पास हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को समझ में आ गया कि कहीं से भी यहाँ पे दोनों सेंटर्स को जोड़े या सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर को जोड़े तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस एक रहने वाली है। अगला पॉइंट जो था दैट वाज माय फोकस। देखो यहाँ पे इसने ये भी लिख के दे दिया है प्रिंसिपल एक्सिस ये पूरी की पूरी यहाँ हो कि यहाँ हो, प्रिंसिपल एक्सिस एक ही है। फोकस की बात चल रही थी बच्चों, और फोकस कितने होने वाले हैं, मैंने आपसे कहा था फोकस भी हमारे दो होंगे, तो फर्स्ट का नाम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड का नाम सेकंड प्रिंसिपल फोकस। फोकस कहे, फोकल पॉइंट कहे या
प्रिंसिपल फोकस का है, सेम चीज है। लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकाई, फोकाई का मतलब फोकस का प्लूरल फॉर्म है, फोकस प्लूरल फॉर्म, ये देखो फोकस का प्लूरल फॉर्म है। फर्स्ट वन इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सर एफ तो एफ ही रहता है, चाहे वो इस सरफेस का हो चाहे वो उस स्फेरिकल सरफेस का हो, लेकिन यहाँ पे इनके साथ कुछ चीज़ें भी बदली जाती हैं। कैसे? पर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में क्या होता है, अगर उसके अंदर से या उस फोकस से कोई भी रे बाहर आ रही है, देखो यहाँ पे मेरे लेंसेज भी आ गए, अगर मैं यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ और फोकस ड्रॉ करता हूँ और वहाँ से देखो आती हुई दिख रही है, यहाँ पे ये देखो आती हुई दिख रही है बाहर की तरफ, और रिफ्रैक्शन पता है देखो मिडल ऑफ द लेंस तक तो नहीं होता है, मिडल ऑफ द लेंस तक अपन यही रे को कैरी करते हैं, इंसिडेंट रे को, उसके मिडल ऑफ द लेंस के बाद ही आपका रिफ्रैक्शन चालू हो जाता है। सिमिलर इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंसेज, यहाँ पे भी ये देखो आ रही है और यहाँ पे भी आती हुई दिख रही है, यहाँ पे भी आ रही है और यहाँ पे भी आती हुई दिख रही है, मिडल तक तो सेम टू सेम आ रही है। लेकिन जब भी वो फोकस से होती हुई आती है या फोकस की तरफ जाती हुई दिखती है, फोकस से आती हुई दिख रही है और होपफुली ये फोकस पे ही जाके मिलेगी, ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है दोनों केसेस में, इन द कॉन्वेक्स एज वेल एज इन द कॉनकेव लेंसेज, दोनों में ये पैरेलल हो जाएगी। अगर फोकस से आ रही है या फोकस से आती हुई दिख रही है तो ये पैरेलल हो जाएगी। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की प्रॉपर्टी है ये। देखो ये फोकस से आती हुई दिख रही है और यहाँ पे पता चल रहा है कि ये फोकस से आ रही थी तो पैरेलल, और ये फोकस से आती हुई दिख रही थी तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारी पैरेलल बन गई। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस का क्या लॉ है? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस जस्ट इससे उल्टा कहता है, क्या कि ये कहता है हमें अगर पैरेलल रेज आ रही हैं कहीं से भी, पैरेलल रेज आ रही हैं कहीं से भी टू अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, तो बाद में रिफ्रैक्शन के बाद में वो हमारा हो जाएगा क्या, फोकस की तरफ आती हुई दिखेगी या फोकस पर ही आएगी, फोकस की तरफ आती हुई दिखेगी या फोकस पर भी आएगी, दोनों केसेस हो सकते हैं। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे है, जैसे मैंने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर, तीनों के तीनों प्रिंसिपल एक्सिस पे देखने को मिलेंगे हमें। एंड देन एट विच द रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे अगर पैरेलल रेज आती हैं, दोनों केसेस में पैरेलल आएंगी, कन्वर्ज ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, कन्वर्ज हो जाएंगे अदर साइड ऑफ द लेंस, जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, यही वाला है, और अपीयर्स टू मीट ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, और दूसरी तरफ आती है कि भैया सेम साइड तरफ हमें मिलती हुई दिखती हैं। तो यहाँ पे हमें कॉन्वेक्स के केस में बोल दिया कि हमें आती हुई दिखेंगी, कन्वर्ज होती हुई दिखेंगी, और यहाँ पे अपीयर्स टू मीट ऑन द कॉनकेव। आफ्टर रिफ्रैक्शन, ध्यान देना आफ्टर रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, तो भैया पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर रेडी हो गया, पैरेलल रेज ले आओ, पैरेलल रेज आ गई, पैरेलल रेज के बाद ये देखो ये फोकस पे ही मिल रही है, और यहाँ पे अपीयर्स ऑन द सेम साइड जिसे कहेंगे फोकस। पिछले केस में हमने F1 का यूटिलाइज किया था, यहाँ पे हमने F2 का यूटिलाइज किया है। तो F1 फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा, अगर फोकस से आ रही है या फोकस से आती हुई दिख रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। सेकंड केस के अंदर बच्चों ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर पैरेलल आ रही है सेकंड फोकस पे, मतलब सेकंड फोकस तब होता है जब पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन वहाँ पे फोकस पे मीट होती हैं, या उसी कॉन्वेक्स की केस में अपोजिट साइड पे मीट होंगी और यहाँ पे मिलती हुई दिखेंगी ऑन द सेम साइड जहाँ से पैरेलल रेज आ रही हैं। अब नेक्स्ट चीज जो आने वाली है मेरे सामने, दैट इज फोकल लेंथ। क्या? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? हमारी फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी। पिछली बार पोल था तो फोकस से पोल की दूरी थी, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर आ गया पोल की जगह पे, तो फोकस और पोल की दूरी की जगह ऑप्टिकल सेंटर की दूरी हम चेक करेंगे, कोई डिफरेंस है तो भाई द डिस्टेंस बिटवीन फोकस दैट इज कैपिटल F एंड ऑप्टिकल सेंटर दैट इज कैपिटल O। अगर इसके दूरी को हम चेक करेंगे, डिस्टेंस को दूर चेक करेंगे, ये स्मॉल f से डिफाइन होता है, ये भी सेम टर्मिनोलॉजी है। जो चेंजेस थे वो बड़े बड़े आराम से बताए गए हैं, जो छोटे मोटे हैं उनको अपन ऐसे ही देख लेने वाले हैं, जो ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होते हैं या जिनसे अपन फ्रेंडली हो चुके हैं। नेक्स्ट वन इज फोकल प्लेन। ये एक ऐसा प्लेन होता है जो फोकस पे प्रेजेंट होता है, फोकस पे प्रेजेंट होता है और परपेंडिकुलर होता है हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। मान लेते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा लेंस आ गया, ये मेरा फर्स्ट फोकस है,
है ना, और ये मेरा सेकंड फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो यहाँ पे ये एक ऐसा सरफेस होगा जो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा एंड लाइंग ऑन द फोकस। अब वो कौन से फोकस पे लाई करता है, F1 पे, F2 पे, वो डिपेंड करता है, वो किसी भी फोकस पे हो सकता है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। कॉन्वेक्स के केस में भी यही है और कॉनकेव के केस में भी ऐसा ही होगा, कोई चेंज नहीं आने वाला। तो ये क्या है, फोकस पे लाई करेगा और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो इसे फोकल प्लेन कहेंगे बच्चों। लास्ट पॉइंट जो हमारे सामने आने वाला है दैट इज अपर्चर। तो क्या है ये, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन स्फेरिकल लेंस। कि इफेक्टिव डायमीटर है, अगर ये पूरा का पूरा ये है, तो ये पूरा जो मेरा है ये M1 और M2, या यहाँ पे अपन इसको A बना लेते हैं, क्योंकि M1 और M2 तो क्या हमारे मीडियम्स थे, तो हमारे A1 और A2 जो है ये अपर्चर बन जाएगा टोटली हमारा। ठीक है, अब कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अब मिरर्स का केस खत्म होकर लेंसेज में आ गया है। रिफ्रैक्शन के लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, तो ऐसे ही मिरर्स में भी हमने कुछ पढ़ा था कि फोकस पे जाती है तो पैरेलल हो जाती है, पैरेलल आती है तो फोकस पे हो जाती है। ऐसी ये सब चीज़ें भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो लेंसेज के लिए भी फॉलो होते हैं, दोनों लेंसेज के लिए सेम टू सेम फॉलो होते हैं, कोई भी रूल्स चेंज नहीं होने वाले। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो दोनों के दोनों जगह सेम होने वाले हैं, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स हैं बच्चों जिनका पढ़ना हमें जरूरी है, तो उन्हें जान लेते हैं। फर्स्ट रूल हमारा कहता है अ रे पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस इट पासिस और अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस। या तो रियल में फोकस पे मिलती हुई दिखेगी, या तो अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। कैसे देखते हैं, दोनों केसेस में प्रिंसिपल एक्सिस आ गई है, हमारी पैरेलल रेज आ गई हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ये तो रियल में मीट होती दिख रही है, ठीक है, और वहाँ पे हमारी अपीयर्स टू मीट हो जाएगी। कॉनकेव के केस में सेम साइड पे मिलती हैं, इसमें अपोजिट साइड पे मिलती हैं। यहाँ पे हमने F1 F2 का यूटिलाइजेशन किया है, समझ में आ गया होगा। F1 के अंदर ये होता है कि जो फोकस से निकल रही है पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, F2 के अंदर ये होता है पैरेलल आ रही है तो वो फोकस में मिलेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। यहाँ पे सेकेंड लॉ कहता है अ रे पासिंग थ्रू a ray through the focus or directed towards the focus after refraction, हमेशा आफ्टर रिफ्रैक्शन यूज हो रहा है और ये फोकस से पास होती हुई दिख रही है, बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट भी कहा जाता है। अगर पूछ लें तो आप ये चीज लिख सकते हैं, और ये चीज अप्रोक्सीमेटली सेकंड फोकस को वापस रीप्रूव करती है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस की चीज, या फर्स्ट जो रूल मैंने बताया उसका जस्ट अपोजिट है। कैसे, ये देखो फोकस से पास होती हुई दिख रही है, ये फोकस से पास होती हुई दिख रही है, ये भी फोकस से आती हुई दिख रही है, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये हमारी पैरेलल हो जाएगी, ये हमारी आफ्टर रिफ्रैक्शन ये भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पता चल गया। अगर मैं यहाँ कहूँ कि यहाँ ट्वाइस ऑफ F1 और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ F2 लिख दूं तो कुछ गलत होगा क्या? क्योंकि अगर यहाँ पे फोकस का क्या आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमारा जो डिस्टेंस होता है, हमने एक रूल ये भी पढ़ा हुआ है कि जो हमारा R है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज लाइक 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, या हम पढ़ते हैं कि जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है। दोनों में से कोई भी एक चीज सही है, दोनों ही सही है वैसे तो, एक चीज क्या सही है, दोनों की दोनों सही है। तो यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ या फोकस लिखा जाए तो भी बिल्कुल सही होता है, और आगे ये चीज हमको काफी हेल्प करने वाली है। थर्डली जो रूल आता है मेरे सामने, अ रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस प्रोसीड अनडेविएटेड थ्रू द लेंस। स्टार्टिंग फर्स्ट चीज जो सिखाई गई थी कि अगर लेंसेज हैं, लेंसेज आ गए, प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद ऑप्टिकल सेंटर लाओ, ऑप्टिकल सेंटर से रे पास करके दिखाओ, रे पास करके दिखा दिया तो अब ये करके दिखाओ, और ये जैसे ही आएगी अनडेविएटेड होगी, रिट्रेस बैक करेगी अपने पाथ को। ऐसा ही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है, और ऐसा ही हमारा 2F2 या 2F1 भी होता है। बेसिकली अब हमने केसेस पढ़ने हैं कि भाई साहब केसेस कौन कौन से होने हैं इन लेंसेज के साथ।
मेनली हम जब कॉनकेव की बात कर रहे थे तो हमारे पास 2 केसेस हैं, और कॉन्वेक्स की बात कर रहे थे तो हमारे पास 6 केसेस हैं। तो यहाँ पे ये सब केसेस कैसे होते हैं, पहले जब मिरर की बात थी तो कॉनकेव में 6 केसेस थे सर, कॉन्वेक्स में 2 थे, यहाँ क्या सब कुछ उल्टा क्यों होता जा रहा है? क्योंकि चीज़ें बदल गई हैं बच्चा। यहाँ पे ये सब चीज़ें मिरर में नहीं, लेंस में बात करी जा रही है। तो लेंस में अब हम केसेस पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट हमारा टॉपिक है। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर पहले कॉन्वेक्स लेंस आएगा। वो चीज़ कि ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है तो इमेज भी आगे बढ़ती जाएगी। फर्स्ट केस अगर अपने को पता है कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ, दिमाग में रखना। कॉन्वेक्स लेंस के साथ कंपेयर करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा समझ चलना कहाँ मैं मिरर बोल रहा हूँ, कहाँ मैं लेंस बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। अगर इन्फिनिटी पे था मेरा ऑब्जेक्ट, फर्स्ट केस में वहां पे भी इन्फिनिटी पे था, यहाँ पे भी इन्फिनिटी पे है, तो वहां पे भी मेरा फोकस पे ऑब्जेक्ट बन रहा था, यहाँ पे मेरा फोकस पे ऑब्जेक्ट बनेगा। इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है तो मेरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इन्फिनिटी से रेज आ रही है तो, और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हैं, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पे बनेगी फोकस पे, और हमारा जो हेड था वो टेल बन गया, और टेल थी तो वो हेड बन गई। कॉनकेव के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में खासकर, तो वहां पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज मेरी फोकस पे बन रही थी, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड या वेरी डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी वैसी ही बन रही है। पर सर कॉनकेव मिरर के केस में आपने बताया था जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ अगर अपना इमेज बनता है तो रियल होता है। यहाँ पे मैंने कहा था ना चीजें उल्टी हो जाएंगी, तो दिमाग लगाना कि अगर एक तरफ ऑब्जेक्ट है और अपोजिट साइड पे हमारा इमेज बन रहा है तो इसे कहेंगे रियल इन्वर्टेड। रियल का बेस्ट फ्रेंड इन्वर्टेड। तो फर्स्टली जो ऑब्जेक्ट रखा था मैंने रखा इन्फिनिटी पे। सेकेंडली जो मेरा इमेज आया दैट इज एट 2f2, एंड थर्डली जो मेरा ये आ रहा है क्या, रियल इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। ये केस हमारा वैसा का वैसा ही है जैसा कॉनकेव मिरर के अंदर था, कॉन्वेक्स मिरर में भी वैसा ही है, बस कुछ टर्मिनोलॉजी बच्चा यहाँ पर हमारी चेंज हो गई है, और ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे आते जाएगा इमेज वैसे वैसे पीछे जाती जाएगी। हमने भी वहाँ पे भी यही पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट आगे जा रहा था तो इमेज हमारी पीछे जा रही थी। इस केस में सेम साइड पे ना इमेज बन के अपोजिट साइड बन रही है, वहाँ पे अपोजिट साइड पे वर्चुअल बन रही थी, यहाँ पे भी अगर सेम साइड बनती है तो वर्चुअल होगा। केसेस के साथ हम चीजें करके सीखते जाएंगे, समझ में आता जाएगा। ऑब्जेक्ट को और थोड़ा आगे धक्का देते हैं। नेक्स्ट केस क्या था कॉनकेव मिरर के अंदर कि इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो बनाओ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले आए, रेज डाल दी। अब देखते हैं ये यहाँ पे इन्फिनिटी है, क्या है, इन्फिनिटी है इस तरफ, तो मेरी आगे 2f2 या 2f1 को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी तो लिख सकता हूँ, कोई बुराई नहीं है, मैंने पीछे समझाया आपको। तो अगर यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट खड़ा किया, फर्स्ट रे जो थी पैरेलल गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस के थ्रू पास होगी, और सेकेंडली ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रेज आ रही है तो अनडेविएटेड होती है। पहले केस के अंदर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था तो फोकस पे बन रहा था, यहाँ पे थोड़ा ऑब्जेक्ट आगे आया तो थोड़ी इमेज भी आगे बढ़ गई फोकस से, नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ बनी, दिख रहा है वहाँ पे बड़ा ऑब्जेक्ट है, यहाँ छोटा है, वहाँ सीधा ऑब्जेक्ट है, यहाँ उल्टा बन चुका है, तो रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जो मेरी इमेज की डेफिनेशन है वो ऐसी आएगी। कहाँ बनेगी, f2 एंड 2f2 के बीच में बन रही है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया था मेरा, इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में रखा गया था, तो ऑब्जेक्ट जो रखा गया इन्फिनिटी एंड 2f1 के बीच में रखा गया। सेकेंडली जो इमेज बनी मेरी f2 एंड 2f2 के बीच में बनी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड थर्डली जो इमेज का नेचर एंड साइज आएगा दैट इज रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। सिंपल, सोबर और चलने वाला काम। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आगे भेजते जाएंगे, हमारी इमेज आगे बढ़ती जाएगी। थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। थर्ड केस हमारा यहाँ पे क्या कहता है, अब कहाँ पे भेजेंगे 2f2, क्योंकि थर्ड केस अगर कॉनकेव मिरर से कंपेयर वापस से कर देता हूँ तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गई थी चीज, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यहाँ पे हम 2f1 या 2f2 लिख रहे हैं उस चीज को, तो यहाँ पे 2f1 पे ले आते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले केस में कॉनकेव मिरर में क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रियल इन्वर्टेड एज द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट जो इमेज थी बन रही थी, क्या यहाँ पे भी वही होने वाला है? थोड़ा सा गैस करो, जब तक गैस करो तब तक मैं रे डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो रही है, सेकेंडली ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है,
तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना यहाँ पे, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका 1 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आके 2 हो जाएगा और जो इमेज बनेगी वो एग्जैक्टली एज द सेम साइज। तो सर जो आप मैं कंपैरिजन करा रहे हो आप हमसे, वो चीज़ क्या मिरर के साथ साथ ही चल रही है, चीज़ें तो वैसी ही हैं लेकिन थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी बदल गई है। ऑब्जेक्ट जो था 2f1 पे रखा गया, इमेज जो थी 2f2 पे आ गई। थर्डली जो अगर कंपेयर करोगे, जो पुराने 6 केसेस मैंने आपको कॉनकेव मिरर के बताए हैं, इसमें भी 6 केसेस कॉन्वेक्स लेंस के बताने वाला हूँ। यहाँ पे ये सब चीज़ें रियल इन्वर्टेड सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये कंपेरेबल है। ऑब्जेक्ट को और थोड़ा आगे बुलाते हैं, आजा बेटा आजा, आगे आजा। तो ये कहाँ आ जाएगा, 2f1 और f1 के बीच में आ जाएगा। नेक्स्ट केस के अंदर क्या है, ये 2f1 और f1 के बीच में देखो बुलाया और आ गया। इमेज जो थी वो थोड़ी सी आगे बनेगी, ये देखो फोकस से पास हो गया और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होता हुआ दिख रहा है। तो लास्ट केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड स्फीयर जो कि 2f2 था वहाँ बनी थी, तो यहाँ पे थोड़ी सी और आगे चली गई है। आगे चली गई तो हम देखते हैं वो 2f2 और इन्फिनिटी के बीच में बन रही है। केसेस उल्टे होते जा रहे हैं, पीछे की तरफ भी हम ऐसे जा रहे थे। अब ऑब्जेक्ट को और आगे लाएंगे तो वो इन्फिनिटी की तरफ भागना चालू कर दें, क्योंकि वो अबाउट टू टच इन्फिनिटी पहुंच चुका है। ऑब्जेक्ट जो था f1 और 2f1 के बीच में आया, इमेज जो थी 2f2 के आगे आई, देखो लिखा है बियॉन्ड 2f2 या बिटवीन 2f2 और इन्फिनिटी भी लिख दोगे तो बिल्कुल सही है बच्चों, कोई गलत नहीं कर सकता आपका आंसर। नंबर पूरे मिलेंगे और काम पूरा हो जाएगा। इमेज आएगी रियल इन्वर्टेड और ये फर्स्ट केस आया मैग्नीफाइड का। कॉनकेव मिरर में भी जाके देखोगे तो यही केस था जहां पे मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज चालू हो गया था। ये 4 केसेस कंप्लीट हो गए हैं। ऑब्जेक्ट को और थोड़ा आगे बुला लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा f1 दैट इज फोकस फर्स्ट। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट को आगे बुलाता हूँ तो मेरा इमेज भी और आगे जाएगा। अगर मैंने कॉनकेव का लेक्चर, कॉनकेव मिरर का लेक्चर जो है, मिरर्स का लेक्चर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस थ्रू मिरर, अगर वो आपको अच्छे से याद है तो मैंने एक चीज बताई थी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो वो फोकस पे इमेज बनाता है और फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तो इन्फिनिटी पे एनलार्ज इमेज बनाता है, वेरी लार्ज। तो यहाँ पे भी फोकस पे ऑब्जेक्ट आ गया क्या, आ तो गया है। क्या इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी क्या, बना के देखें, और क्या बहुत बड़ी बनेगी क्या, बिल्कुल, ये भी बनाने के बाद ही पता चलने वाली चीज है। तो इसको अपन बना के देख लेते हैं। फर्स्ट रे जो जाएगी पैरेलल दैट वुड बी पास थ्रू फोकस, एंड सेकेंडली जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली है ये भी जा रही है इन्फिनिटी को, ये टेंड्स टू इन्फिनिटी। केसेस वही हैं जो कॉनकेव मिरर में बन रहे थे, चीजें वही हैं, सिर्फ टर्म्स बदले हैं बच्चों, बार बार बता रहा हूं क्योंकि बहुत ईजी है। इसको अगर कंपेयर करके पढ़ोगे तो दैट वुड बी ईजीएस्ट मेथड। एक चीज याद कर ली है, बार बार अलग अलग तरीके नहीं ढूंढने हैं, हमको एक ही तरीके को फॉलो करना है जो हमें अच्छे नंबर ला के दे दे और आगे हमें हेल्प में या रिवीजन में हेल्प कर दे। पोजीशन एट f1, इमेज की पोजीशन एट इंफिनिटी, दैट इज वेल एंड गुड। और कैसी बनेगी मैग्निफिकेशन का सेकंड केस, हाईली मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। फिफ्थ केस जो मैंने कॉनकेव मिरर का पढ़ाया था, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का पढ़ाने वाला हूँ। वहाँ पे मैंने कहा था वेरी स्पेशल केस, यहाँ पे भी कहूँगा वेरी स्पेशल केस, क्योंकि यहाँ पे भी वही होने वाला है जो पहले जैसे कहा गया था इतिहास खुद को दोहराता है, वैसे ही यहाँ पे भी दोहराने वाला है। वहाँ पे कॉनकेव मिरर के अंदर वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज बनी थी, यहाँ पे भी वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज बनेगी। ज़्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, वहाँ पे पोल और फोकस के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ। पहली रे जाएगी पैरेलल तो पास होगी फोकस से, और सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो यहाँ पे तो ये मिलती हुई नहीं दिख रही, ये डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट है। ये डाइवर्जिंग बीम है तो इसको वर्चुअली उसी साइड पे भगाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट मेरा बनेगा यहाँ पे, बन रहा है बड़ा। तो देखते हैं वर्चुअल बनता है कि नहीं। ये देखो लेंस और फोकस के बीच में रखा गया, इमेज बनी मेरी ऑन द सेम साइड बनी जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। थर्डली क्या बनता है, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, कॉनकेव मिरर के एग्जैक्टली सेम, बस ये चीज़ें बदल जाएंगी, ये बदलेगा ये बदलेगा, ये तो सेम रहने वाला है बच्चों। तो यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ गई हैं और ये डॉटेड लाइंस जो मुझे बताती हैं क्या कि ये वर्चुअल इमेज है। कॉनकेव लेंस
के यूजेस भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम उस चीज़ को देखते हुए आते हैं। तो सबसे पहले अपन उसको देखते हैं माइक्रोस्कोप, जो कि स्कूल में आपको दिखा दिया गया होगा, और नहीं दिखाया गया तो अभी वापस जाके देख लेना। ये छोटी छोटी चीज़ों को मैग्नीफाई करके दिखाता है। यहाँ पे मैंने एक मिट्टी का या सॉइल का सैंपल लिया है, तो यहाँ पे ये काम कैसे करता है, ये कॉन्वेक्स लेंस के पर उस प्रिंसिपल पे काम करता है। सैंपल मेरा यहाँ आ गया, यहाँ से ऊपर से देख रहे हो आई बॉल आ गई है, 2 लेंसेज फिट किए गए हैं यहाँ पे, 1 और 2। सेकेंडली यहाँ पे एक और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है? ताकि जो लाइट है वो प्रॉपरली आ पाए। कॉन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्ज करता है और ये वापस आता हुआ तो पैरेलल हो जाता है। यहाँ से जो लाइट आ रही है, ये देखो, ये यहाँ से हमको दिखती है, और नीचे का जो सरफेस है वो भी लाइट को, ये वाली सरफेस है, इसे कहते हैं स्लाइड। स्लाइड जो होती है वो भी एक ग्लास की ही बनी होती है, या चाइना डिश नाम से अपन ने देखा हो, वैसी चीज़ ही होती है। तो यहाँ पे 2 लेंसेज यूज किए गए हैं, इसको एक को तो कहते हैं आई पीस और सेकंड को कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर कोई एग्जांपल मांग ले आपका कॉन्वेक्स लेंस का डे टू डे लाइफ में कि क्या चीज़ यूटिलाइज करते हैं, तो टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप दोनों लिख सकते हो। वहाँ पे मैंने आपको कॉन्केव मिरर का एग्जाम्पल लेके पीछे समझाया था। यहाँ पे लेंस भी यूटिलाइज होता है हमारा टेलीस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप में भी। आगे आते हैं कॉनकेव पर। अब कॉनकेव जो था हमारा पिछले वाले केस में कॉन्वेक्स मिरर था, यहाँ पे कॉनकेव लेंस हो जाएगा वापस। वहाँ पे 2 केसेस थे, यहाँ पे भी 2 केसेस होंगे। टोटल 8 केसेस हमने पीछे पढ़े हैं बच्चों, यहाँ पे भी हम 8 केसेस ही पढ़ने वाले हैं। 8 और 8 होते हैं 16 केसेस के बाद हो जाएगा यहाँ पे दी एंड। छोटी छोटी चीज़ें बचेंगी, पावर ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन बाय लेंस, और छोटी मोटी चीज़ें जो चीज़ अपन ने मिरर में भी देखी थी, पर वो मिरर जितनी हाईफाई नहीं होंगी। अब लेंस पे आ गए हैं, तो जो चीज़ वहाँ हार्ड थी, यहाँ चीज़ सिंपल होती हुई दिखेगी। साइन कन्वेंशन अपन को समझ में आ चुका है, तो जो लेंस फार्मूला है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको ईजी होते दिखेंगे। बस पहले ये 2 केसेस जो लास्ट हैं उनको पढ़ लेते हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमने जब कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था, तो वहां पे भी हमने क्या 2 केसेस पढ़े थे सिर्फ, एक तो इनफाइनाइट और एक नॉन डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा था। जब इनफाइनाइट पे रखा गया है तो पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज आते ही डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्ज हो जाएंगी, लेकिन आती हुई दिखेंगी कहाँ से? फोकस से। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पे होता तो बच्चों फोकस पे ही तो बनता है, बार बार सोचने की जरूरत नहीं है। इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज बनेगी फोकस पे, और फोकस पे है तो बनेगा इनफाइनाइट पे। तो ये चीज आ गई। ऑब्जेक्ट रखा था मेरा कहाँ पे? इन्फिनिटी पे, इमेज बनी फोकस ऑन द सेम साइड। ध्यान देना, ऑन द सेम साइड तो वर्चुअल, ऑन डिफरेंट साइड्स तो रियल एंड इन्वर्टेड। मिरर में जस्ट अपोजिट था, यहाँ पे जस्ट उल्टा है। देख लो, वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी आप देखेंगे तो 2 केसेस थे। वहां पे हमारा क्या हो रहा था? वहां पे हमारा टोटली डिमिनिश्ड या हाईली डिमिनिश्ड ही बन रहे थे। इसमें हाईली डिमिनिश्ड है, तो अगले वाले का मैं ऐसे ही जज कर लेता हूँ, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड आने वाला है। बस डायग्राम कैसे बनेगा उस चीज को जान लेते हैं। डायग्राम देखो, ऑब्जेक्ट इस केस में ये एक स्पेशल केस है। यहाँ पे कैसे? यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट चाहे यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, जब तक आप इन्फिनिटी पे लेके आ रहे, एक नोन डिस्टेंस है वो बनेगा इसी तरफ, और बनेगा भी F1 और 2F1 के बीच में। गारंटी है, बना के देख लेना। कितना ही डिस्टेंस रख लो, कुछ भी कर लो, ये एक्सपेरिमेंट आप घर में ट्राई कर सकते हैं। कितनी ही ट्राई कर लो गेट एंड ट्रायल मेथड से, वो यहीं पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही बनेगा। वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड ही बनेगा। इससे आ रही है पैरेलल तो जाएगी दूर, ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो ये देखो यहाँ पे। लेकिन आपने कहा था दूर क्यों सर? फोकस की तरफ आती हुई दिखनी चाहिए, तो कॉनकेव लेंस के अंदर आती हुई दिखती है। देखो आती हुई दिखी। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग नहीं, रिफ्रैक्टिंग हमारी जो रेज हैं उनको यूज करेंगे। रिफ्रैक्टिंग ये तो आती हुई दिख रही है, और एक इधर है, जीवन में मिलने नहीं वाली पर यहीं पे ये क्रॉस कर रही है। तो ये मेरा इमेज आ गया, दिस इज माई इमेज एंड दिस इज माई ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया होगा। केस से सामने सामने नजर आता है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे बन रहा है वर्चुअल, इरेक्ट। छोटा बन रहा है तो डिमिनिश्ड। देखते हैं कहाँ पे रखेंगे,
यहाँ पे देखो एट अ फाइनाइट डिस्टेंस रखा गया है, कहीं पे भी नहीं लिखा गया कि कितने डिस्टेंस पे इसके बीच में रखा गया, F1 टू F1 के बीच में, 2F1 पे रखा गया, F1 पे रखा गया, कहीं भी रखा गया। एट अ फाइनाइट डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस पता है, वापस लिख देते हैं, डिस्टेंस पता है आपको, समझ में आता है तो आगे बढ़ते हैं। तो इमेज हमारी बनती है बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको मिटा देता हूं ताकि आपको, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को हमारे नोट्स बनाने में हेल्प हो जाए और प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट होती है। और थर्ड जो आएगा, साइज एंड नेचर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। सेम हो गए। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर जो थे वो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंसेज हो गए। जस्ट कुछ टर्मिनोलॉजी बदल गई, जस्ट कुछ चीज़ें बदल गई, लेकिन केसेस वही रहने वाले हैं, रिजल्ट वही रहने वाले हैं। स्टार्टिंग की दो चीज़ें बदलेंगी, जस्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज, ये चीज़ एज इट इज सेम रहने वाली है। और डायग्राम्स बदलेंगे, डायग्राम विल चेंज। और ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, बार बार प्रैक्टिस करो, अपना आंसर आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एंड होता है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। नेक्स्ट कुछ अपने पास हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हमें सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि वो बेस्ड हैं इस चैप्टर में और पेपर में आने के उसके चांसेस हैं। कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी से अलग होकर मिलते हैं, उन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं वो क्वेश्चन हमें क्या कहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल mirror, the magnification produced is 1/2, where should the object be placed to get a magnification of 1/3? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करनी है, लॉजिकल मुझे पता चल गया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे पता करनी है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, हमारा कहाँ, 60 सेंटीमीटर, तो u तो मुझे पता चल गया कि u जो है मेरा वो हमारा आता है -60 सेंटीमीटर। तो ये चीज तो समझ में आ गई। मैग्निफिकेशन यहाँ पे इसने दे रखा है कि u1 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, u1 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सेकंड पोजीशन के लिए वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझसे मांग रहा है। यहाँ पे सिमिलरली m1 भी मुझे दे रखा है 1/2। सेकेंडली m2 दे रखा है मैग्निफिकेशन सेकंड कि 1/3 होना चाहिए, और v1 का अता पता नहीं है और v2 का भी अता पता नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले जो फॉर्मूला है मैं ये क्या यूटिलाइज कर सकता हूँ, वो निकाल सकता हूँ m1 इज इक्वल्स टू -v1/u1, क्योंकि v1 का पता नहीं है, u1 का पता है, m1 का पता है। m1 का पता है तो लिख देते हैं 1/2 इज इक्वल्स टू -v1 का पता नहीं है अपॉन u1 जो है मेरा क्या है -60। ये माइनस से माइनस कैंसिल, इससे अगर चेक करेंगे तो v1 का आंसर आ जाएगा 60/2 एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। v1 तो आ गया मेरे पास, v1 का तो आंसर आया, v1 इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, पहला आंसर तो आ गया। सेकेंडली v2 निकालना है। तो अब जो दिक्कत आने वाली है कि भाई इसके अंदर v2 निकालने के लिए u2 भी तो पता होना चाहिए। यहाँ पे मुझे u2 भी तो पता होना चाहिए कि इमेज या ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है, कुछ अता पता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें इमेज डिस्टेंस पता है, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, मैग्निफिकेशन पता है। जब ये दो चीजें पता होती हैं तो हम क्या मिरर फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u या 1/u प्लस 1/v, आप कुछ भी कर सकते हैं। 1/f अपने को पता नहीं है, फोकल लेंथ अपने को पता नहीं है। 1/v, v जस्ट अभी अपन ने निकाला है v1, ये फर्स्ट मिरर के लिए निकाल रहा हूं, फॉर फर्स्ट मिरर के लिए निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1/f1 लिखेंगे, इसे 1/v1 लिखेंगे, इसको 1/u1 लिखेंगे। 1/f1 हमें पता नहीं है, 1/u1 v1 जस्ट अभी अपन ने निकाला है, प्लस 1/-60, इसको चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 - 1/60, ये आ जाएगा 1/f1 एंड 1/f1 मेरा आ रहा है 1/60। दैट इम्प्लाइज कि जो f1 है वो मेरा 60 आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। तो ये भी मेरा f1 भी कंप्लीट हो गया।
जब फोकल लेंथ ऑफ मिरर 1 और फोकल लेंथ ऑफ मिरर 2, क्या इसने कहा है कि 2 मिरर्स यूज किए हैं? उसने कहीं भी नहीं लिखा मुझे कि 2 मिरर्स यूज किए हैं, तो यहाँ पे मुझे पता है कि जो फोकल लेंथ ऑफ मिरर 1 है वही फोकल लेंथ ऑफ मिरर 2 होगी। तो इस क्वेश्चन को और आगे लेके जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ मिरर 1 इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ मिरर 2 बिकॉज सेम मिरर इज यूज्ड, सेम मिरर इज यूज्ड। सिमिलरली वापस 1/f2 सेकेंड मिरर के लिए यूज कर रहे हैं अपन बच्चों अब, ठीक है। तो 1/f2 इज इक्वल टू 1/u2 प्लस 1/v2। चेक करेंगे, u2 v2 का अता पता नहीं है, तो वापस आते हैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले पे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मुझे यहाँ कह रहा था कि -v2 अपॉन u2 आना चाहिए। m2 इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है 1/3। सर अब भी -v2 और u2 का अता पता नहीं है, तो v2 का अता पता लगा सकता हूँ। v2 का पता हो जाएगा -u2 होल अपॉन 3। एक कंडीशन मेरी आ गई, तो -u2 अपॉन 3 1/f2 मतलब हमारा ये भी 60 हो जाएगा। ये दोनों के दोनों 60 ही तो हैं, 60 सेंटीमीटर ही तो हैं। तो यहाँ पे हमें पता चला, और u2 क्या हो गया यहाँ पे 1/u2 प्लस हमारा जो था ये देखो माइनस का v2 है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या -3 अपॉन u2। इस तरीके से आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाना है कुल मिला के बच्चों, समझ में आ रहा है। तो इस चीज को जब अपन सॉल्व करेंगे दैट वुड बी इक्वल टू 1/u2, u2 का सैंपल हो जाएगा सेम, माइनस प्लस माइनस माइनस, एंड 3 में से 1 गया तो -2/u2। u2 निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ से हम, तो u2 वुड बी इक्वल्स टू कितना, u2 वुड बी इक्वल्स टू -120 सेंटीमीटर। u2 आ गया, v2 भी निकाला जा सकता है यहाँ से, ठीक है, समझ में आ गया। u2 मतलब उसने क्या बोला था, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, जहां पे मेरा आंसर ये आ जाए तो मैं उस चीज को सॉल्यूशन बना दूंगा। तो मैं उसका आंसर बना दूंगा क्या, कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो मेरी 120 होनी चाहिए इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नेगेटिव आ रहा है साइन कन्वेंशन के हिसाब से, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और क्या है ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन आ जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है। अगर वो v2 मांगे तो ये फॉर्मूला है बच्चों आपके पास, मैग्निफिकेशन उसने डायरेक्टली दिया है 1/3, यहाँ पे हमें समझ में आ जाता है। तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, पेपर में आने के चांसेस हैं इस चीज के, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज लिए वापस आपको कराया गया। सेकंड क्वेश्चन है अब मेरे सामने जो आता है, वो मुझे कहता है एंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ ग्लास एंड वाटर। ग्लास एंड वाटर, तो मुझे क्या दे रखा है, r 4/3 एंड 3/2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया है क्वेश्चन में। सबसे पहले अपने को जो गिवन है दैट इज 4/3, और ये दे रखा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो a म्यू g ग्लास के एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का दे रखा है 4/3, एंड सेकेंडली जो गिवन है दैट इज वाटर के रिस्पेक्ट में दे रखा है, यहाँ पे एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का दे रखा है 3/2। स्पीड ऑफ लाइट ऑल्सो गिवन है हमको, यहाँ पे वैल्यू बदल दी गई है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसने बोला है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सबसे पहले वैक्यूम के लिए निकालेंगे, तो सॉल्यूशन बनाते हैं यहाँ पे। तो मुझे क्या गिवन है, a म्यू g गिवन है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, और देखो द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखी है, तो ये cg हो जाएगी या vg हो जाएगी। देखो इस चीज को cg लिख सकता हूँ, नहीं तो vg भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे a म्यू g की हमें वैल्यू पता है 4/3, c का पता नहीं है, और इसका पता है 2 × 10⁸। इसका सॉल्यूशन अगर अपन निकालेंगे तो c की वैल्यू जो आने वाली है दैट वुड बी इक्वल टू 4/3 × 2 × 10⁸, और इस चीज का सॉल्यूशन अगर अपन निकालेंगे तो ये आ जाएगा क्या,
8/3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। ये तो आया हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पे वाटर के अंदर निकालना है, तो हमें ए म्यू जी भी गिवन है, इसका फॉर्मूला भी c अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर सेम ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकालना है, मतलब मुझे ये निकालना है, इसकी वैल्यू गिवन है कितनी 3/2, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा VW इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए म्यू जी, एंड इस चीज को सॉल्यूशन बनाएंगे तो c जो था, c क्या था, स्पीड ऑफ लाइट इन या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इसकी वैल्यू आई थी हमारी पीछे से 8/3 इंटू 10⁸8, 8/3 इंटू 10⁸8 होल अपॉन में जो है मेरा ए म्यू जी जिसकी वैल्यू है 3/2। सॉल्यूशन निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 16/9 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस थे, यहाँ पे इस चीज का सॉल्यूशन आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा एंड होता है इस लेक्चर का। अब ये सब क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे, जो मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, साथ में होमवर्क जो आपको प्रोवाइड है वो डिस्क्रिप्शन में है। इमोशन लर्निंग ऐप पे आपको इसके नोट्स भी प्रॉपर्ली अवेलेबल हैं। ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें और प्रॉपर्ली पेन कॉपी लेके बैठें ताकि आप नोट्स बना पाएं, ताकि रिवीजन में वो आपको हेल्प करे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब to Motion Foundation and like this video, share this video with your friends. Thank you.